नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया, बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार पलटवार भी दिखा। एक और विपक्ष के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार के तर्क। आखिर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा हुआ। कारण मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला नया बिल। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे वीबी जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल ये कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है। 2005 के मनरेगा कानून को रिप्लेस करेगा। रोजगार गारंटी बढ़कर 125 दिन हो जाएगी। फोकस सस्टेनेबल जीवन यापन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट कंडीशंस पर फोकस। नई योजना सप्लाई आधारित होगी। केंद्र सरकार राज्यवार बजट तय करेगी। योजना सिर्फ नोटिफाइड एरिया में लागू होगी। इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद जो सामने आया है वो है महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप। नया नाम विकसित भारत से जुड़ा है, जो मोदी सरकार की विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर जोरदार हंगामा कर रहा है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसीलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym Ji Ram Ji, is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real विपक्ष के आरोप है 100 की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सरकार के तर्क है 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर जोर। कृषि सीजन में 60 दिन का पॉज, 1 हफ्ते या 15 दिन में भुगतान। वहीं विपक्ष के आरोप हैं महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान। राइट टू वर्क खत्म हो रहा है। अब बजट केंद्र तय करेगा, राज्यों पर बोझ बढ़ाया जाएगा। और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है। अब बिल अगर पास होता है तो ग्रामीण रोजगार की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ ज्यादा दिन और मॉडर्न फोकस में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप हैं
कि कानूनी गारंटी कमजोर होने का डर सच हो सकता है। सरकार इसे अपग्रेड बता रही है। विपक्ष पुरानी स्कीम को बचाने की लड़ाई। अब आगे की बहस दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद में जोरदार हंगामे के बीच मनरेगा का बड़ा अपडेटेड वर्जन कहे जा रहे इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आखिर इसमें नया क्या है? आखिर सरकार ने इसमें बदलाव क्या किया है? इस बिल के फोकस में कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब और ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल आखिर क्या है, संपूर्ण विश्लेषण के साथ आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। लोकसभा में पेश किए गए बिल जी राम जी को लेकर विपक्ष के विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मनरेगा और जी राम जी के बीच फर्क क्या है। जी राम जी मनरेगा की तुलना में बड़ा अपग्रेड। रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही बढ़ेगी। रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन की होगी। ग्रामीण परिवारों को उच्च आय सुरक्षा मिलेगी। मनरेगा के काम बिखरे और अव्यवस्थित थे। जी राम जी का फोकस 4 प्रमुख तरह के काम पर। जी राम जी में विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं पर फोकस। जी राम जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पानी से जुड़े कामों को प्राथमिकता से जल सुरक्षा। ग्रामीण बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में कदम। जैसे साल बढ़ते हैं, कभी कभी जैसे अभी एआई आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। हम पॉलिसी के बदलाव के खिलाफ नहीं है। समय समय पे हर बिल को देखा चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज इस पे चर्चा करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने के अलावा तो कुछ काम है नहीं। बेसिक चीज ये है कि 1000 रुपया मजदूरी करनी चाहिए, देना चाहिए, और जो बकाया है पूरे देश में करोड़ों रुपए, उसका 1 महीने के अंदर भुगतान किया जाए। और नंबर 2, उनको साल में 365 दिनों में कम से कम 200 दिन का मजदूरी दी। नए बिल से न सिर्फ आजीविका बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि जल संचयन, बाढ़ जल निकासी और मिट्टी संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा ग्रामीण आजीविका को सिक्योर करेगा। अब देखते हैं आखिर इस बिल में नया क्या है। रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे, गांवों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, ग्रामीण इलाकों से कम पलायन, डिजिटाइजेशन से पारदर्शिता आएगी, लेबर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं। अब मैं समझता हूं इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं। इनको इस योजना का नाम मनरेगा की जगह गॉडसे योजना कर देना चाहिए। महात्मा गांधी से जब इनको इतनी नफरत है, जिन्होंने देश को आजाद कराया, गांधी से बड़ा आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। तो गांधी प्रातःस्मरणीय हैं और मैं समझता हूं इस प्रकार की जो उनकी ओछी हरकत है, उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तो मनरेगा में क्या कमियां हैं, व्यावहारिक कैसे बने, प्रभावी कैसे बने, इस पर इनको चर्चा करनी चाहिए। इनकी दिलचस्पी तो नाम बदलने में, इसके अलावा कोई इनका दिलचस्पी मजदूर का भला हो उसमें इनकी नहीं। इस नए कदम से लेबर्स को भी फायदा पहुंचाने और अच्छे मौके देना सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। मजदूरों को कैसे फायदा मिलेगा? ज्यादा आय, 125 दिन काम की गारंटी, पहले से मैप किए गए काम की उपलब्धता, डिजिटल भुगतान, मजदूरी की चोरी खत्म होगी। काम न होने से राज्यों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। देश के विकास के लिए योजना, नया बिल, नया विधेयक हमारी सरकार लाती है तो उनकी तो आदत है विरोध करना।
वो जनता के हित के नहीं है, सिर्फ विरोध करके दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई नई योजना आ रही है और उसमें सरकार बदलाव कर रही है तो नाम तो चेंज होगा ना जी। जो पॉलिसी है, जो पुरानी चीजें हैं, जिसका लाभ ठीक से लोगों को नहीं मिल पाता था, जिस योजना का दुरुपयोग होता था उनके जमाने में, तो अब सरकार चेंज करके उसमें नए कानून लाके, नया बदलाव करके, नए क्लॉज डाल के उसको अच्छा प्रभावी बना रही है, तो उस पर समर्थन करना चाहिए विकास को। आखिर मनरेगा में बदलाव क्यों जरूरी है, ये सवाल। मनरेगा 2005 के लिए बना था और ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। ग्रामीण इलाके अब मजबूत होने के साथ सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी, ज्यादा डिजिटल पहुंच पर आधारित हैं। तो पुराना कानून आज की ग्रामीण व्यवस्था से मेल नहीं खाता। इसीलिए एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जो न सिर्फ मजदूरों को सुरक्षा दे, बल्कि ग्रामीण परिवेश को भी संरक्षित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को अंतिम विदाई दी। पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने के लिए संत भी पहुंचे। आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हुआ था और उसके बाद देर रात अयोध्या पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंचा। तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे रामविलास दास वेदांती। उनके निधन के बाद उनकी पार्थिव देह कल अयोध्या पहुंची और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उनके निवास पर पहुंचे। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनकी भाभी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिल पाई। डीएम रामपुर से 4 घंटे की पैरोल के लिए आवेदन किया गया। आजम के वकील की ओर से दिए आवेदन में बताया गया कि आजम खान की सगी भाभी और अब्दुल्ला आजम की सगी ताई का निधन हो गया है। दोनों को पुलिस निगरानी में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए, लेकिन डीएम ने नियमों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। नियमों के मुताबिक बंदी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बेटे बेटी की बीमारी, शादी और मृत्यु में शामिल होने का तो प्रावधान है। पैरोल नहीं मिलने पर आजम खान अपनी भाभी की नमाज जनाजा और सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं हो पाए। आजम खान को पैरोल नहीं मिलने पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आसाराम और राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, आजम खान के साथ ठीक नहीं हो रहा। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक है। बेहद तकलीफ है कि उनको पैरोल नहीं मिला उनकी भाभी के निधन के बाद। आजम खान को पैरोल नहीं मिला, लेकिन राम रहीम को पैरोल मिल जाएगा, आसाराम को पैरोल मिल जाएगा। जितने अपराधी हैं, बड़े से बड़े अपराधी को ये सरकार पैरोल दे देगी, लेकिन आजम खान को पैरोल नहीं देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब हरकतों को लेकर चर्चा में हैं। पटना में सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना तब हुई जब पटना में 1283 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा था। सीएम के हाथों अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। नीतीश कुमार ने उन्हें पत्र दिया, सभी ने फोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया। यहां तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन से उनके चेहरे पर लगे हिजाब के बारे में पूछा और कुछ कोई समझ पाता उससे पहले नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया।
नीतीश कुमार ने महिला के चेहरे से हिजाब हटाया तो सभी हैरान रह गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाया और इस हरकत पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। उनके साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी नाराजगी जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। इसलिए कि हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में विशेष दर्शन और बढ़ी हुई समय सारणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पैसे वाले लोगों से आप पैसे लेकर देवताओं को आराम तक नहीं करने दे रहे, आप उन लोगों को सहूलियत दे रहे हैं जो भगवान के आराम के समय पर आपको मोटा पैसा देते हैं और पूजा करवाते हैं। सीजेआई ने कहा इससे देवता और भक्तों का शोषण होता है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर की देखभाल करने वाले गोस्वामी समाज की ओर से मंदिर की देखभाल का अधिकार बदले जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई और इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सरकार और मंदिर को हाई पावर्ड कमेटी को नोटिस इशू किया। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी और तब तक संबंधित पक्षों को इस नोटिस का कोर्ट में जवाब देना होगा। दरअसल बांके बिहारी की मूर्ति को सजीव कान्हा मानकर उनकी पूजा होती है और गोस्वामी समाज के पुजारी बांके बिहारी के नियम को सुबह से जगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के सामने लाते हैं और फिर दोपहर में भोग लगाकर उनको आराम करने दिया जाता है। यही नियम शाम का भी है। लेकिन सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पॉइंट आउट किया कि दोपहर में जब देवता के विश्राम का वक्त होता है, मंदिर बंद होता है, तो मोटा पैसा लेकर उनकी पूजा करवाई जाती है। भगवान को आराम भी नहीं करने दिया जाता। इसी समय सबसे अधिक भगवान का शोषण होता है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, मंगलमय कॉलेज में खाने की गुणवत्ता को लेकर छात्रों ने विरोध जताया है। कॉलेज की कैंटीन मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप है। खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों में गुस्सा भड़क गया। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विरोध किया। छात्रों के हंगामे का वीडियो वायरल है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र इलाके का ये पूरा मामला है। फूड पॉइजनिंग हो रहा था, मजाक है। नया लड़का का तो पिलाइया होगा जो होगा। नया लड़का कोई गलती नहीं है, गलती इनका है। उन पर क्यों छोड़े वो? हाँ क्यों छोड़े? अरे होगा ना, अच्छे से होगा। तो कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने से हंगामा किया छात्रों ने। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खाने में कीड़े निकले हैं। गुणवत्ता का ध्यान इस कैंटीन में नहीं रखा जाता, जिससे छात्रों की सेहत पर असर पड़ रहा है। मेस के लिए मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गुणवत्ता भरा खाना नहीं मिल रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस पर अपडेट दे रहे हैं। जी हिमांशु, ताजा स्थिति क्या है और विरोध के बाद क्या कोई एक्शन अभी तक हुआ है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की मंगलायम यूनिवर्सिटी का पूरा प्रकरण है, जहां पर खराब खाना कैंटीन में परोसा जा रहा था, जिसको लेकर छात्र नाराज थे और लंबे वक्त से शिकायत थी। और इसी को लेकर फिर छात्रों ने हंगामा किया, क्योंकि खाने की जो गुणवत्ता थी, खाने में कीड़े की शिकायत थी, इसको लेकर विरोध भी किया। और तमाम जो हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जमकर विरोध किया है। और अब जो है, अभी तक भी जो मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट, उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। और हालांकि पुलिस के विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इन वीडियोस का संज्ञान लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जी।
जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। एक तरफ कॉलेज की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा अभी ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा। देहरादून के गांधी पार्क में आज विजय दिवस पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारतीय सैन्य ताकत को देखा और इसके साथ भारत से स्वदेशी हथियारों की ताकत को भी दुनिया ने देखा। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 1971 में इनको सेवा मेडल मिला और बलिदानियों को जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों या सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर, इसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी। भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे, उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। पहाड़ों में साहसिक पर्यटन से लेकर वाइल्ड लाइफ और आध्यात्मिक स्थलों तक की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाले नैनीताल और भीमताल जैसे स्थलों का दबाव कम करने के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना बनी थी, वो अब तक फाइलों में कैद है। अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच कोसी नदी में झील निर्माण का सपना अब भी अधूरा है। 2017 में घोषणा के बाद भी डीपीआर तैयार नहीं हो सकी। काकड़ी घाट पर 800 मीटर लंबी कृत्रिम झील बनाने की योजना थी, जिससे पर्यटन को नई उड़ान मिल सकती थी, लेकिन योजना देहरादून तक नहीं पहुंची और फाइलों में ही अटक गई। अब स्थानीय लोग इसके निर्माण की मांग उठा रहे हैं। बनने से ये पूरे जनपद ही नहीं, 2 जनपद ही नहीं, पूरे जो है, चूंकि सामने हाईवे है और पूरे देश विदेश की जनता, यहाँ के पूरे प्रदेश की जनता यहाँ से गुजरती है और बहुत लोगों को फायदा होगा। और रोजगार भी, कई जो युवा जो पलायन हम की सबसे बड़ी चिंता है, उस पर भी रोक लगेगी और कई स्तर पर यहाँ पर रोजगार भी मिल सकता है। तो मेरा आग्रह है कि बहुत जल्दी इसमें जो है, इस पर ध्यान दिया जाए और इसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। नैनीताल, भीमताल और कैचीधाम जैसे पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए कोसी नदी में नया टूरिस्ट स्पॉट बनाने की योजना बनी थी। सर्वे में ये क्षेत्र सुरक्षित पाया गया। ये झील कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग और जागेश्वर के रास्ते में होगी। योजना के तहत आसपास के गांव को पानी उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन पर भी फोकस है। तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल झील बनाने का, आसपास कुछ होम स्टेज प्रमोट करने का एक बेसिक स्कीम हम बना रहे हैं, ताकि हमारे हिल स्टेशन का दबाव भी कम हो। सेकेंडली, जो इन जगहों पे जाना चाहते हैं उनको टूरिज्म का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और वो अच्छी यादें लेके यहाँ से जाए। फिलहाल काकड़ी घाट में लोग नीप करोरी बाबा के दर्शन और विवेकानंद की तपोस्थली देखने आते हैं, लेकिन अगर झील निर्माण को हरी झंडी मिल जाती है तो नैनीताल जैसे शहरों से भीड़ का दबाव कम हो सकता है और पर्यटन को नई दिशा भी मिल सकती है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।